तो स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 13 हमारे पूरे के पूरे बैच का होने वाला है। आज के इस लेक्चर से हम आगे की चर्चा करने वाले हैं, जो हमने प्रिंसिपल्स तक छोड़ी थी। प्रिंसिपल्स में हमने 3 प्रिंसिपल्स हमने देख चुके हैं। उसके आगे अब फुल डिस्क्लोजर वाले प्रिंसिपल से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि अभी हम फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल आज करने वाले हैं। आज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल से सबसे पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने कौन कौन से प्रिंसिपल पढ़े थे। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था हमारा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो कि कहता था कि भाई हमारा बिजनेस अलग और ओनर अलग। उसी की वजह से हमारी कैपिटल जो है वो कैपिटल क्या मानी जाती है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी मानी जाती है टुवर्ड्स ओनर। फिर सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाला था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमसे ये सिंपल सी बात ये कहता है क्या कि भाई हमारे पास जो हमारी जो सारी की सारी ट्रांजेक्शन हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो कि एक्सप्रेसेबल हो इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कि कॉमन डिनोमिनेटर होता है सारी की सारी मेजरमेंट के लिए। सही है। फिर उसके बाद थर्ड हमने देखा था अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल हमसे क्या कहता था, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल हमसे कहता था कि भाई हम अपनी पूरी की पूरी लाइफ को हम छोटे छोटे पीरियड में बांट देते हैं, ताकि हम अकाउंटिंग कर सके और हमारे जो यूजर्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के वो अपने अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके एट अप्रोप्रिएट टाइम। करेक्ट है, यस सर। और उसके आगे हमने देखा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। आज हम देखने वाले हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या है सर। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमसे कहता है कि डिस्क्लोजर शुड बी मेड ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड अंडर लॉ एंड दोज आइटम्स विच आर मटेरियल कि भाई हमें वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो कि लॉ के द्वारा जरूरी है। लॉ ने जरूरी कर रखी है, हमें वो प्रोवाइड करनी ही करनी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरा जो कि ज्यादा मटेरियल है। अब मटेरियल का क्या मतलब होता है, मटेरियल का मतलब भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज आपको फुल डिस्क्लोजर में क्या समझ आया कि भाई लॉ के अंदर जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेंगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कोई भी चीज आपको छुपानी नहीं है। देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सही है। ये लाइन लिखी हुई है सर हमारे पास यहाँ पे, there should be complete and understandable reporting on the financial statements of all significant information relating to the economic affairs of the entity. Correct है, yes sir। अच्छा जी, apart from legal requirements good accounting practice requires all material, क्या लिखा हुआ है सर, all material and significant information to be disclosed। सही है, yes। मतलब बेसिकली क्या बात हुई कि भाई अगर लॉ को हटा दे, एक मिनट के लिए अगर लॉ को हटा दे कि लॉ ने क्या क्या मांगा है, वो तो ठीक है, वो तो देना ही है, लेकिन एक गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस, एक अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिस क्या बोलती है कि भाई आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, जो कि एक बिजनेस के लिए जरूरी है, एक बिजनेस के लिए मटेरियल है। मटेरियल मतलब जरूरी है, सिग्निफिकेंट है। सही है। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन विल रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इट विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स। करेक्ट। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अब मान लीजिए भाई आपकी रिपोर्ट कार्ड है। अब रिपोर्ट कार्ड में आपके इंग्लिश के 86 मार्क्स आ रखे हैं, अकाउंट्स में 95 मार्क्स आ रखे हैं, मैथ्स में 19 मार्क्स आ रखे हैं, इकोनॉमिक्स में 84 और फिजिकल एजुकेशन में 89। करेक्ट। अब ये आपको रिपोर्ट कार्ड समझ आ गया। अब रिपोर्ट कार्ड में भैया साफ साफ दिख रहा है आपको कहाँ पे नंबर रखा है मैथ्स में। अब आपने ये रिपोर्ट कार्ड दिखाया अपने पिताजी को, अब आपने अपने पापा जी को ये रिपोर्ट कार्ड दिखाया, तो ऑब्वियस सी बात है वो भड़केंगे, भाई मैथ्स में 19 मार्क्स लेके आए, बाप रे 19 मार्क्स। तो आपने क्या करा, तो आपने ऐसे उंगली छुपा दी, उंगली रख दी उस एक नंबर के ऊपर, और आपने अपने पापा जी को बोला कि मैथ्स में तो 89 मार्क्स आए हैं। तो अब अगर हाँ ठीक है बहुत अच्छे मार्क्स हैं सब, क्योंकि बाकी सब में अच्छे मार्क्स लिख रहे थे, आपने ऐसे उंगली रख दी, उंगली रख के बोली उसमें तो 89 मार्क्स हैं, ठीक है। तो आपके पिताजी भी खुश हो गए, आपके बब्बू भी राजी, आप भी राजी, बढ़िया हो गया मामला, आप बच गए पिटने से। सही है। लेकिन क्या ये सही काम करा है आपने, क्या ये सही अकाउंटिंग प्रैक्टिस है? आपने तो इन्फॉर्मेशन क्या करी, आपने इन्फॉर्मेशन छुपाई है, क्या करिए, इन्फॉर्मेशन छुपाई है। और ये मटेरियल चीज थी भाई, अगर ये मटेरियल चीज क्योंकि अगर ये पता चलती पापा जी को आपके, तो आपकी तो छुपाई होती पक्की। सही है। तो इस वजह से ये मटेरियल चीज है। अब ये मटेरियल चीज आपको छुपानी नहीं चाहिए थी, लेकिन आपने छुपाई, मतलब आपने फुल डिस्क्लोजर नहीं करा। दैट मीन्स आपने आपके जो अकाउंट बने हुए वो सही नहीं है। सही है, यस सर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फुल डिस्क्लोजर करना चाहिए। मतलब आपने जो काम करा है, तो जो आपने उंगली रखी भैया उंगली हटा दो, और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली में जो है वो आपको दिखानी चाहिए। मतलब 19 है तो 19 मार्क्स दिखाइए, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फुल डिस्क्लोजर करना इज इंपॉर्टेंट। सही है। और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दिखानी है। सही है, यस सर।
तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमसे यही बात कहता है बस। तो फुल डिस्क्लोजर आप लोगों को आई होप समझ आया होगा। एक बार और फटाफट से समझ लीजिए, डिस्क्लोजर शुड बी मेड ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड अंडर लॉ एंड दोज आइटम्स विच आर मटेरियल। अब सर मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल बहुत देर से हम सुने जा रहे हैं मटेरियल का मतलब क्या है। तो अगला प्रिंसिपल ही हमारा क्या है? मटेरियलिटी प्रिंसिपल। हाँ जी, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब ये मटेरियलिटी प्रिंसिपल में वर्ड अगेन मटेरियल आ गया, तो मटेरियल का मतलब अब आपको समझ आ जाएगा। चलिए देखेंगे इधर, एन आइटम और डिस्क्लोजर इज मटेरियल इफ इट विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई भी डिसीजन जो होगा, कोई भी आइटम, कोई भी इंफॉर्मेशन, वो तब मटेरियल है जब किसी वो इंफॉर्मेशन से किसी हमारे यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है। सही हो सकता है? क्या हो सकता है सर? डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन तब हमारे लिए क्या कहलाएगी? मटेरियल कहलाएगी। अब एक एग्जांपल जरा इधर देखेंगे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मेरे को ध्यान दीजिए, मेरे ऊपर थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा मेरे ऊपर। चलिए अब सपोज करिए ये रतन टाटा सर है और ये आप है ना, ये आप हो। चलो इसको ये मैं हूँ और ये रतन टाटा सर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये रतन टाटा सर के 2000 रुपए गिर गए और मेरे 2000 रुपए गिर गए। अब भाई मैं तो गरीब आदमी है ना, मैं तो उठाने जाऊंगा, मैं उठाऊंगा आराम से, बड़े पैसों उसको साफ करूंगा, जेब में रखूंगा, फिर फोल्ड वोल्ड करके आराम से बढ़िया तरीके से, है ना। लेकिन रतन टाटा सर के लिए वो 2000 रुपए का कोई जरूरी बात है? कोई बहुत बड़ी चीज है ना। वो गिर गए तो गिर गए, कोई बात नहीं, वो छोड़ देंगे, उठाएंगे भी नहीं वो, है ना। तो ये क्या चीज है? मेरे लिए वो सेम 2000 रुपए मेरे लिए वो बड़ी मटेरियल चीज थी, लेकिन वही रतन टाटा सर के लिए वो 2000 रुपए का नोट वो मटेरियल चीज नहीं है उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनको भाई वो बहुत बड़े आदमी, उनके पास वैसे ही इतना पैसा है ना। अगर वो 2000 उठाने जाएंगे, क्या पता उनका और ज्यादा का लॉस हो जाए। वैसे भी ये डायलॉग चलता है ना कि भाई हर सेकंड में उनका 2000 का रेवेन्यू कमाते हैं वो, तो ठीक है। तो फिर इसमें कहना ही क्या कि वो 2000 रुपए का छोड़ भी दिया तो उन्होंने कोई बात नहीं। लेकिन मैं भाई गरीब आदमी, मेरे पास तो 2000 रुपए आते भी नहीं है बिल्कुल। तो 2000 रुपए मेरे लिए क्या है? मेरे लिए तो बहुत मटेरियल चीज है। बस यही कि मटेरियल कौन सी चीज होती है जो जिसके लिए वो इन्फॉर्मेशन सिग्निफिकेंट है, जिसके लिए इन्फॉर्मेशन वो इन्फ्लुएंसिव है, वो डिसीजन वो इन्फॉर्मेशन वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? मटेरियल कहलाएगी। करेक्ट। चलिए इसमें एक एग्जांपल दे रखा है आपको, बहुत बढ़िया एग्जांपल बिजनेस से रिलेटेड। वो बिजनेस से रिलेटेड एग्जांपल एक बार पढ़ेंगे, उससे पहले हम पहले की चीजें पढ़ लें। मटेरियलिटी तो लिखा हुआ भाई, मटेरियल an item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor। इन्वेस्टर की जगह आप यूजर भी वर्ड यूज कर सकते हैं। फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ है? thus whether an item is material or not will depend on its nature। करेक्ट। और या फिर अमाउंट, नेचर या फिर अमाउंट, दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। करेक्ट है, यस। ये लास्ट ये वाली जो लाइन लिखी हुई है काफी बेहद अच्छी लिखी हुई है। दस मीन्स दैट इट इज अ मैटर ऑफ एक्सरसाइजिंग जजमेंट टू डिसाइड विच आइटम इज मटेरियल एंड विच इज नॉट। करेक्ट है, यस सर। एंड ओनली दोज आइटम शुड बी डिस्क्लोज्ड दैट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन or are relevant to the user। An item may be material for one enterprise but may not be material for another। करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोई एक चीज जो है, कोई एक खर्चा, कोई एक चीज, कोई भी एक आइटम जो है वो किसी एक एंटरप्राइज के लिए वो इन्फॉर्मेशन जरूरी हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट हो सकती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सेम इन्फॉर्मेशन दूसरी एंटरप्राइज के लिए रेलिवेंट या फिर मटेरियल नहीं भी हो सकती है। ठीक है। इसमें एक बहुत ही बेहद एग्जाम्पल दे रखा अच्छा सा, वो एग्जाम्पल अच्छा सा हम पढ़ेंगे एक बार खुद से। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट इज स्पेंट ऑन रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग से 2.5 लाख रुपए is material for an enterprise having turnover of say 10 lakh rupees, but it is not material for an enterprise of a turnover having a turnover of rupees say 15 crore। सही। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि भाई दो कंपनीज हैं, दो बिजनेस हैं, एक का टर्नओवर 10 लाख रुपए और एक का टर्नओवर 15 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए का जो खर्चा हमने करा रिपेयर्स पे, बिल्डिंग के रिपेयर्स पे, तो 10 लाख रुपए वाली कंपनी के लिए वो खर्चा कैसा है? वो खर्चा बहुत ही मटेरियल है, वो खर्चा बहुत ही जरूरी खर्चा माना जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन काफी बेहद इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। लेकिन 15 करोड़ वाली कंपनी के लिए, 15 करोड़ वाले बिजनेस के लिए वो खर्चा बहुत ही तुच्छ माना जाएगा, कोई मायने नहीं रखता वैसा खर्चा। ठीक है। तो उस खर्चे को हम इग्नोर कर देंगे, वो वाला बिजनेस इग्नोर कर भी देगा तो चल जाएगा। लेकिन 10 लाख रुपए जिसका टर्नओवर है वो 2.5 लाख रुपए खर्चा इग्नोर कर दे, ये तो भाई बहुत गलत बात हो जाएगी। तो उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन कैसी बन जाती है? मटेरियल बन जाती है। करेक्ट है। ये तो हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें ऑन द अदर एंड,
क्लोजर ऑफ प्रोडक्शन प्लांट इवन टेम्परली से बिकॉज ऑफ एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज मटेरियल। अब भैया अगर ये हो गया नेचर के बेसिस पे एग्जांपल कि भाई हमने हमारा जो प्रोडक्शन प्लांट था वही बंद हो गया, जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन हो रहा था वही बंद हो गया, तो ये तो दोनों के लिए ही, ये तो दोनों ही टाइप के बिजनेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान टाइप का माना जाएगा। ये तो बहुत ही मटेरियल इन्फॉर्मेशन है दोनों ही बिजनेस के लिए। क्यों? वेदर वो 10 लाख रुपए का टर्नओवर करने वाला बिजनेस हो, भले ही वो 15 करोड़ वाला बिजनेस हो, दोनों के लिए ये इन्फॉर्मेशन कैसी मानी जाएगी? कैसी मानी जाएगी भाई? मटेरियल मानी जाएगी। करेक्ट। अब हम अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इसका अगर मैं एक निचोड़ में बता दूं आपको, ये बहुत आसान। हमने इसको पढ़ा भी था जब हम लिमिटेशंस पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 में लिमिटेशंस पढ़ रहे थे अकाउंटिंग नोट्स प्राइस लेवल चेंजेस में थे। तो उस टाइम पे हमने क्या पढ़ा था? भाई हमारे जो अकाउंट्स है, हम सिर्फ और सिर्फ हमारी जो फिक्स एसेट्स हैं उन फिक्स एसेट्स में सिर्फ और सिर्फ किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? सारी की सारी फिक्स एसेट्स को हम सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू या फिर कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं अपनी सारी की सारी फिक्स एसेट्स को। सही बात है? यस सर। अब बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है? बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। सही है। तो अगर कोई ऐसी एसेट है, कोई भी एसेट ऐसी है जो फिक्स एसेट ऐसी है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो वो हमेशा कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करी जाएगी? बुक वैल्यू पे। लेकिन अगर कोई ऐसी फिक्स एसेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है, फॉर एग्जांपल लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। लैंड की वक्त के साथ कीमतें बढ़ती हैं, कभी भी कम नहीं होती, तो लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो लैंड कभी भी हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? लैंड को हमेशा कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड कराया जाएगा, जितनी वैल्यू पे हमने उसको खरीदा है। ठीक है, जितनी वैल्यू पे उसको हमने खरीदा है। दो चीजें आ गई, एक तो कॉस्ट और एक बुक वैल्यू। कॉस्ट वो पैसा जितने में हमने उसको एक्वायर करने में लगाया है पैसा। ठीक है, एक्वायर करने में जो भी पैसा लगा हमारा वो गई हमारी कॉस्ट। और बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, अगर वो डेप्रिसिएशन लग रहा है उस एसेट के ऊपर तो। सही है? यस सर। चलिए अब उसके आगे ये कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट और हमसे क्या कहता है कि भाई हमारे जो भी फिक्स एसेट्स हैं उनके प्राइस लेवल चेंजेस को हम मार्केट के प्राइसेस को हम इग्नोर करते हैं बिल्कुल। ठीक है, इग्नोर करते हैं बिल्कुल। ऐसे जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई एसेट है जो आपने खरीदी थी 10 लाख रुपए की, अब 2 साल बाद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग के वो 8 लाख की रह गई है। करेक्ट। और मार्केट में उसकी वैल्यू, अगर आप उसको बेचने जाओगे, मार्केट में उसको खरीदने जाओगे, नई वैल्यू को नहीं, मार्केट में उसको खरीदने जाओगे या फिर बेचने जाओगे, उस एसेट को जो आपके पास है वो अगर आप बेचने जाते हो तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई है? मात्र 4 लाख रुपए। ठीक है, 8 लाख की चीज आपको 4 लाख रुपए मिल रहे हैं उसके बदले। अब तो आप उसको कितने वैल्यू पे दिखाओगे? आज हमेशा कॉस्ट, हमेशा बुक वैल्यू पे, तो हमेशा 8 लाख रुपए पे ही दिखाएंगे हम। सही बात है, 4 लाख पे नहीं दिखाएंगे, 8 लाख पर दिखाएंगे। लेकिन अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू उसकी हो गई 12 लाख रुपए हो गई, 8 लाख की जगह 12 लाख हो गई, तब भी हम उसको कौन सी वैल्यू पे दिखाएंगे? 8 लाख पे दिखाएंगे। करेक्ट। यस सर। इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे सीधा। एन एसेट परचेज फॉर रुपीज 5 लाख एंड इफ द टाइम of preparing the final account, even if its market value is 4 lakh or say 7 lakh, yet the asset shall continue to be shown as its purchase price, that is 5 lakh rupees. सही है? यस सर। अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है हमारे पास। वैसे तो सारे ही प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। प्रूडेंस प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है? डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? जरा ध्यान देंगे इधर, जरा ध्यान देंगे। सर इसका मतलब हो गया, सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई ये प्रिंसिपल हमसे कहता है अगर आपको फ्यूचर में लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपको पक्का शॉर्ट प्रॉफिट होने वाला है, पक्का होने ही वाला है प्रॉफिट, या फिर थोड़ा बहुत भी लग रहा है प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन आप उसको आज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप उसको प्रॉफिट को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्चुअली में रियलाइज हो जाए। लेकिन अगर आपको ऐसा छोटा सा डाउट भी लग रहा है, ऐसा छोटा सा चुन्नू मचा डाउट भी लग रहा है कि भाई अगर आपको फ्यूचर में पॉसिबल लॉसेस होने वाले हैं, तो आप उसको आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे, ये प्रिंसिपल हमसे ये कहता है। करेक्ट। जरा अब आगे की रीडिंग करें। प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट डू नॉट अकाउंट एंटिसिपेटेड इनकम्स एंड प्रॉफिट। It takes into consideration all prospective losses but not the prospective profit. करेक्ट है? यस सर। फॉर एग्जाम्पल अब इसकी वजह से ये जो एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल, ये आपका क्या बन जाता है? MCQ बन जाता है। जरा ध्यान से पढ़िएगा इस वाले एग्जाम्पल को। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और
net realizable value or market value, or making the provision for doubtful debts and discount on the debtors in anticipation of bad debt and discount. सही है, दो एग्जांपल दिए इन्होंने. पहला एग्जांपल क्या था? पहला एग्जांपल था क्लोजिंग स्टॉक का कि भाई क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी. और एनआरवी, इस एनआरवी का मतलब नेट रिलाइजेबल वैल्यू. नेट रिलाइजेबल वैल्यू को और क्या कहते हैं हम? मार्केट वैल्यू. कि भाई क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है सर? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ऐसा स्टॉक जो कि ईयर एंड पे आपके पास जो माल पड़ा है, जो कि आपके पास माल पड़ा है एट द ईयर एंड, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक भैया अलग अलग तरीकों से वैल्यू करा जाता है. ठीक है, अलग अलग तरीकों से वैल्यू करा जाता है. अब वैल्यू करना तो वैल्यूएशन आपने कर लिया, वैल्यूएशन करने के बाद आपने उसका वैल्यूएशन करके आपने कॉस्ट निकाल ली उसकी. ठीक है, आपके हिसाब से. लेकिन ये प्रिंसिपल हमसे कहता है कि भाई हमें क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा या तो कॉस्ट पे या फिर मार्केट वैल्यू पे, जो भी कम है उस पे उसको दिखाना चाहिए. अक्सर कम क्यों? हमेशा क्यों? क्योंकि वो लॉस क्योंकि अगर हम आगे जाके बेचेंगे उसको, मतलब उसकी मार्केट वैल्यू कम है, मतलब वो उसकी कीमतें कम मिलेंगी, उसके बदले हमें पैसा कम मिलेगा बेच के, उसके बदले जो रिलायंस होगा पैसा वो कम होगा. तो इसी वजह से हम उसको क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक को हम हमेशा कम वैल्यू पर ही दिखाएंगे, क्योंकि हमें फ्यूचर में लॉस हो सकता है, तो वो लॉस आज ही बुक कर लेंगे हम. करेक्ट है? यस सर. अब अच्छा जी, आप मान लो, चलो अब दूसरा एग्जांपल क्या है? डेटर्स. डेटर्स याद है आप लोगों को कौन होते थे? हाँ जी, डेटर्स वो लोग जिनसे हमें पैसा मिलना होता था. सही है, जिनसे हमें पैसा मिलना होता है. करेक्ट. अब मुझे लग रहा है मेरे जो टोटल डेटर्स है 50,000 के हैं, उसमें से 5,000 के डेटर्स है, 5,000 का एक इंसान है डेटर, वो मेरे को पैसा नहीं देने वाला. मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को फीलिंग आ रही है. ठीक है, कि भाई उससे मुझे पैसा रियलाइज नहीं होगा, मुझे पैसा नहीं मिलेगा. तो मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं आज ही मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक एंट्री पास कर दूंगा कि भाई मुझे डाउट है इस बंदे के ऊपर, तो मैं इसके लिए प्रोविजन बना दूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. तो भैया मेरे को इससे पैसा नहीं मिलने वाला. सही है? यस सर. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. करेक्ट. यस. या फिर अगला एक और वर्ड इन्होंने दे रखा है. एक और वर्ड क्या? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. कि भाई मेरे को लग रहा है कि ये बंदा पूरे पैसे नहीं देगा, मुझे इसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तब जाके मुझे इससे कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा. मान लीजिए मेरे को सामने वाले से 5,000 रुपए मेरे को 5,000 लेने थे, लेकिन सामने वाले ने कहा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है इतने, मैं बाद में दूंगा. तो मैंने उसको क्या कहा? बात का तो तू छोड़, अभी जितना पड़ा है पैसा तू मुझे दे दे. तो उसने बोला अभी तो मेरे पास 4500 रुपए है, 4500 रुपीज है. तो मैंने बोला हाँ ठीक है 4500 रुपए दे दे, 500 रुपए छोड़ दिए मैंने, 500 रुपए का डिस्काउंट. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा, 500 रुपए का मुझे इसको डिस्काउंट देना पड़ेगा फ्यूचर में जाके. तो उस डिस्काउंट को मैं आज ही रिकॉर्ड कर लूंगा एज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. सही है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. करेक्ट. यस सर. तो ये चीज होती है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सिंपल सी बात हमसे क्या कहता है कि भैया फ्यूचर में कोई भी लॉस अगर आपको लग रहा है, चिन्ह भर का लॉस भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ लॉस हो सकता है, भले ही वो ना हो, लेकिन अगर हो सकता है तो आप आज ही उस लॉस को रिकॉर्ड कर लो. लेकिन अगर आपको शॉर्ट भी लग रहा है तो भैया आपको प्रॉफिट होने वाला है. अगर आपको शॉर्ट भी लग रहा है कि आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो आप उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे. करेक्ट है? यस सर. अगर शायद स्क्रीन नहीं दिख रही थी अभी, तो अभी देख लीजिए, ये इसकी बात हो रही थी क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी. करेक्ट. और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. करेक्ट. यस सर. अब आगे की लाइनें क्या लिखी हुई जरा ध्यान से पढ़ लेंगे एक बार. Prescribes that anticipated expenses and losses should be accounted. Thus, and as a result, liability may be overstated. It has a drawback as it may be used to create secret reserves. मतलब हम इसको धोखाधड़ी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली में किया भी जाता है बहुत ज्यादा. कि भाई लोग क्या करते हैं, अपना ज्यादा प्रोविजन बना लेते हैं. अब ज्यादा प्रोविजन बना लेते हैं और उसमें से एक्चुअली में उसके आड़ में, उस प्रोविजन की आड़ में अपना पैसा निकाल लेते हैं, और पैसा निकाल के वो सीक्रेटली अपने पास जमा करते रहते हैं, जमाखोरी करते रहते हैं, जिससे कि उन्हें प्रॉफिट कम शो होता है. प्रॉफिट कम शो होता है तो उन्हें टैक्सेस भी कम देने पड़ते हैं, और ब्लैक मनी इससे इकट्ठा होता है भाई. ठीक है. एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉट डिपिक्ट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. करेक्ट है? यस सर. द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन needs to be applied with caution and care so that results reported are not distorted. Correct है? Yes sir. Next is matching concept or matching principle. Expenses incurred to earn revenue should be recognized as expense in revenue in the year in
इन द ईयर रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस ईयर में हमने वो इनकम कमाई है, जिस ईयर में हमने वो रेवेन्यू कमाया है, रेवेन्यू जनरेट करा है, तो उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जितने भी हमने खर्चे करे हैं, जितने भी हमने खर्चे करे हैं वो उसी साल में हमें रिकॉर्ड करने चाहिए, उसी साल में हमें रिकॉर्ड करने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक्चुअली में हमने पे तो हम कर रहे हैं अगले साल, तो हमने सोचा कि हम उसकी अकाउंटिंग भी अगले साल ही करेंगे ना। हम अगर पे अगले साल कर रहे हैं लेकिन वो खर्चा तो इस साल का है ना, तो उसको रिकॉर्ड भी इसी साल करो भाई। सही है। An important objective of business is to determine profit periodically. Correct है? It is necessary to match revenues of the period with the expenses of that period to determine correct profit or loss for the accounting period. देखिए ये वाली लाइन अच्छी लिखी हुई है। Profit earned by the business during a period can be correctly measured only when the revenue earned during the period is matched with the expenditure incurred on that to earn that revenue। करेक्ट है। सीधी सी बात बोली गई कि भाई हमें हमारा करेक्ट प्रॉफिट कब निकलेगा, करेक्ट प्रॉफिट तभी निकलेगा जब हम सारे के सारे हमारे जो रेवेन्यू हमने इस साल कमाए हैं, इस साल कमाने के लिए जितने भी हमने एक्सपेंसेस करे, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जितने भी हमने एक्सपेंसेस करे वो इसी साल में इंक्लूड हो जाए। ठीक है, वो इसी साल में इंक्लूड हो जाए। ठीक है, इसी साल में उनको हमें अकाउंटिंग में लेकर आना चाहिए ताकि हमें करेक्ट प्रॉफिट मिल सके। इट इज नॉट रेलिवेंट व्हेन द पेमेंट वाज मेड और रिसीव्ड। हम ये जरूरी नहीं है कि भाई हमें रेवेन्यू के बदले एक्चुअली में पेमेंट मिला या नहीं मिला, हमने एक्सपेंसेस के बदले एक्चुअली में पेमेंट कर दिया या नहीं कर दिया। अगर वो इस साल से रिलेटेड है तो इस साल में शो करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। सेम थिंग हमने पढ़ी थी एक्रूअल में। एक्रूअल में भी क्या था कि अगर हमें ये नहीं देखना कि कैश हमने पे कर दिया या नहीं, अगर हमने कैश पे कर दिया या नहीं, या फिर हमने कैश रिसीव हो गया या नहीं, बट हमें बस इतना देखना है कि क्या वो इस ईयर से बिलोंग करता है। अगर हाँ तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। Therefore, adjustments are made for all the outstanding expenses and prepaid expenses। सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि ये ऐसे खर्चे हैं जो कि हमने बाद में या तो पहले कर दिए होते हैं या फिर बाद में करे होते हैं। ठीक है ना, उस ईयर में नहीं करें तो क्या हम उस ईयर में क्या इनको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर उस ईयर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमारा तो प्रॉफिट गलत हो जाएगा। तो प्रॉफिट सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी के सभी एक्सपेंसेस को सभी एक्सपेंसेस को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है ताकि हमें करेक्ट प्रॉफिट मिल सके। और देखिए नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ आ रहे हैं हम। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल। याद है आप लोग थोड़े बहुत जिन्होंने भी आपने अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन कर रखी होगी, थोड़े बहुत जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं उन्होंने अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन कर रखी होगी, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हमारे पास एक ये करके ऐसी एक वो होती है हमारे पास इक्वेशन। ये इक्वेशन का मतलब क्या है? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सही है। तो ये जो इक्वेशन है ये कुछ नहीं है। अगर आपको आगे चल के एक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करके एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 6, तो वहां पर हमें बताया जाता है कि कौन सी चीज डेबिट होती है, कौन सी चीज क्रेडिट होती है। जर्नल एंट्री जब हम करेंगे तब भी आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी मैं सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताना चाहूँ तो क्या, एवरी ट्रांजेक्शन entered into has two aspects, debit and credit of equal amount। मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो एक जगह पे डेबिट होगा तो दूसरी जगह पे वही वो कहीं ना कहीं जाके क्रेडिट जरूर होगा। करेक्ट है। और डेबिट जितने अमाउंट से होगा उतने ही सेम अमाउंट से क्या होगा, क्रेडिट भी होगा। करेक्ट। A debit and a credit of equal amount, simply stated, for every debit there is a credit of equal amount in one or more account। करेक्ट है। यस सर। तो मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूं कि भाई एक सास भी कभी बहू थी, मतलब अगर डेबिट है तो क्रेडिट भी होगा। अगर कोई सास अभी आज के टाइम पे अगर वो सास है तो वो कभी पहले बहू भी होगी, तो वही वाली बात है। अगर कोई डेबिट है तो उसके लिए कभी कहीं ना कहीं वो जाके क्रेडिट भी होगा। सही है। यस सर। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट हमसे कहता है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड। समझ आ रही बात? समझ नहीं आएगी अभी बात, अभी पहले पढ़ लेते हैं फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। Revenue is considered to have been realized when a transaction has been entered into and the obligation to receive the amount is established. It is to be noted that recognizing revenue and receipt of an amount are two separate aspects। क्या मतलब हुआ? फिर से रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर्ड इनटू। सबसे पहले जिसको ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है भाई, या आपको एमसीक्यू में 99% ये वाली लाइन मिल जाएगी कि भाई व्हेन द रेवेन्यू इज
व्हेन द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। तो भैया रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब हो जाता है, जब हम या तो ट्रांजेक्शन में एंटर कर जाते हैं, और दूसरी चीज साथ के साथ हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाती है, तो राइट टू रिसीव द एस्टैब्लिश, राइट टू रिसीव, कुछ मिलने का राइट हमें एस्टैब्लिश हो जाता है, ये ऑब्लिगेशन सामने वाले पे आ जाती है कि उसे हमने कुछ ना कुछ देना ही देना है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या कहलाएंगे, हमारे लिए वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया है, करेक्ट। इट इज टू बी नोटेड दैट द रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू एंड रिसीट ऑफ अमाउंट आर टू सेपरेट एस्पेक्ट्स। इन्होंने क्या बोला कि भाई सिंपल सी बात है कि भाई हमारा जो कि हमारा कोई भी रेवेन्यू जो होगा, हमारा रेवेन्यू जब भी होगा तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तभी, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमें पेमेंट आ गई है, पेमेंट आना जरूरी नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तभी होगा जब हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया है कुछ सामने वाले को पे करने की। अच्छा, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है मालूम है? रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स। सेल्स का मतलब कि आप कब आपकी सेल्स जो है रिकॉग्नाइज कर दी जाएगी, जब आप ट्रांजेक्शन में एंटर कर गए हो और सामने वाले को पे करने के लिए, पे करने से मतलब है सामने वाले को कुछ देने का आपके ऊपर बोझ आ गया है, ऑब्लिगेशन आ गई है, करेक्ट है? यस सर। An enterprise sells goods in February 2021 and receives the amount in April 2021. Revenue of this sales should be recognized in February 2021. That is when the goods are sold, because the legal obligation to receive the amount is established in February 2021. चलिए एक और एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, एक और एग्जांपल लिखा हुआ है। Let us take another example. Suppose an enterprise has received an advance in February 2021 for the sales to be made in May 2021. Revenue shall be recognized in May 2021 upon sales having been made, because the legal obligation to receive the amount is established in May 2021. करेक्ट है? अब भले आपको पैसा, मतलब सेकंड वाला एग्जांपल हमसे क्या कह रहा है, तो भले आपको पैसा मिल गया पहले ही, लेकिन आपकी ऑब्लिगेशन कब खड़ी हुई थी, आपकी ऑब्लिगेशन कब बनी थी? मई 2021 में, सही है। तो आपका सेल कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कब आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा जाएगा, जब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आई है, यानी कि मई 2021 में, करेक्ट है? यस सर। और आज का लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बेस ऑफ एविडेंस, कि भैया हमारी जो सारी ट्रांजेक्शन होती हैं वो किसके बेस पे करी जाती है? एविडेंस के बेस पे। एविडेंस जो वाला जो चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर है नंबर 7 है, वैसे तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स नाम का। भैया सिंपल सी बात अगर मैं बताना चाहूँ आपको, क्या भाई हमारी सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन है वो किसी ना किसी एविडेंस के बेस पर रिकॉर्ड करी जाती है। अब वो एविडेंस क्या होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए, these subordinate documents are cash memo, invoices, sales bills, etc. इनको और क्या होते हैं? क्रेडिट वाउचर, कैश वाउचर्स हो गए, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं। चेक्स भी इवन, सही है। पेइंग स्लिप और रिसीट, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? हमारी सोर्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर आती हैं। अब इन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पे सारी की सारी हमारी जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस हैं या फिर अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, उनको रिकॉर्ड करा जाता है, करेक्ट है? अब क्योंकि इनको किसी ना किसी बेसिस पर रिकॉर्ड करा जाता है, तो इसी वजह से हम उनको क्या कर सकते हैं? क्रॉस चेक कर सकते हैं। वेरीफिएबल का मतलब ही क्या हो गया? क्रॉस चेक करना। तो ये कैसी होती है? क्रॉस चेक की जा सकती हैं, करेक्ट है? यस सर। चलिए आई होप आपको हमारी ये वीडियोस पूरे के पूरे जो पूरा बैच चल रहा है हमारा, ये पूरा बैच आपको पसंद आ रहा होगा, ये वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, इनसे कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर मिल रही होंगी, करेक्ट? और अगर जरा भी हेल्प आपको मिल रही है तो प्लीज इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें मेरे चैनल को, और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा पार्ट मेरा अच्छा लगा, कहाँ पे कुछ मेरी तरफ से कमी लग रही है आपको। हाँ, एक जब कमी जरूर आई है थोड़े पिछले टाइम में, तो भाई मैं कंटिन्यूसली वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा काम करूंगा। अभी थोड़ा सा मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, हाँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब थोड़ा रेगुलर बेसिस पे वीडियो आए आपके पास। चलिए टाटा, बाय बाय, सी यू।